So good afternoon, students. This is class 12th biology, and yesterday we have discussed till the growth, or we can say the population growth. Basically, the population size formula we have discussed that this is the size of the population at time t, and t can be calculated by n0, that is the population size at 0 time. And in that, if we add birth and immigration, that means हम नए जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी पॉपुलेशन में आए हैं उन्हें जोड़ देते हैं, और जो नए जनरेशन न्यू जनरेशन आई है उसे जोड़ देते हैं अगर ओरिजिनल पॉपुलेशन में, तो वो हो जाता है आपका एन ओरिजिनल पॉपुलेशन एट द बिगनिंग में, ये दोनों जुड़ते हैं और डी और ई माइनस होते हैं, यानी डी इज एंड ई immigration and death rate is subtracted, so we get a population size at the time t. Now this is the thing, and ऊपर आपको कल के वीडियो में फ्लो चार्ट भी बताया था कि कोई पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, एन पॉपुलेशन डेंसिटी है, उसमें इमिग्रेशंस मतलब बाहर किसी और कंट्री से आए हुए लोग जब आते हैं, एंटर करते हैं, तो वो उसमें नंबर ऐड कर लेते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाती है। बर्थ रेट भी ओरिजिनल पॉपुलेशन डेंसिटी में, और जो नए बर्थ हुए हैं उस जगह पर, नए इंडिविजुअल्स जो जिन्होंने बर्थ लिया है, वो नेटेलिटी कहलाती है। बर्थ रेट भी पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाती है, पर ऐसे दो पैरामीटर जो किसी भी जगह की पॉपुलेशन को कम करते हैं वो है मोर्टेलिटी और इमिग्रेशन। ये हमारा फ्लो चार्ट था, और इसी से हमारा फॉर्मूला बनता है पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, जो कि नीचे दिया हुआ है। एन एट द टाइम टी, यानी एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉपुलेशन की डेंसिटी का, द एन टी इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट द टाइम टी, और उसका फॉर्मूला बनता है एन जीरो, दैट इज पॉपुलेशन बिगनिंग में क्या है, उसमें बी और आई ऐड हुआ है, बर्थ रेट एंड इमिग्रेशन, जैसे हमने ऊपर बोला, न्यू बर्थ एंड जो लोग दूसरी कंट्री से अंदर आए हैं, इमिग्रेंट्स, उनको जोड़ना, और डेथ और ई माइग्रेशन वाले लोगों को माइनस करना, वो किसी भी एरिया की पॉपुलेशन बनती है एट टाइम टी। तो पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, आज हमारा टॉपिक पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल है, क्योंकि हमने बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक, एंड उसका ही टॉपिक आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो देयर आर टू मॉडल्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल है एक, और एक लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल है। दोनों की इक्वेशंस हैं, दोनों के ग्राफ्स हैं, और कभी कभी इन दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन करने को आता है कि आपकी कौन सी ग्रोथ है जो ज़्यादा रियलिस्टिक है, कौन सी ग्रोथ ऐसी है जो कि आर्टिफिशियली लैब में ही पॉसिबल है, नेचुरली पॉसिबल नहीं है। तो दीज आर द टॉपिक्स विच आर डिस्कस्ड। तो ऊपर पॉपुलेशन डेंसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया मोनिशा? यस मैम। ओके, सो इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल में एक्सपोनेंशियल मॉडल नेम से ये पता चल रहा है कि with the time the growth, if it is exponentially increasing with the time, so that means population is growth is having an exponential growth curve और growth type। और एक्सपोनेंशियल का जो ग्रोथ कर्व है वो कुछ इस तरह से है, स्लोली तो राइज होगी, बहुत लंबे टाइम तक वो स्लो ही रहेगी, बट एक बार जब पूरा रिसोर्सेज मेट हो गए, ऑर्गेनिज्म इस लेवल तक बन गए, उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन तक पहुंच गई, फिर वो कंटिन्यूअस हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन में आ जाएगी टाइम के साथ। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी,
एक्सपोनेंशियल हो जाएगी और बहुत ज्यादा लिमिट में बढ़ेगी। इट विल बी इंक्रीजिंग इन वेरी लेस टाइम लार्ज नंबर, मतलब एक्सपोनेंशियल राइज हो जाएगा। ये जो जे कर्व है ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व का कर्व है, इसीलिए उसके ऊपर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक लिमिट तक तो वो बढ़ती नहीं है, बट जब बढ़ती है तो उसका साइज कोई रोक नहीं सकता, वो एक्सपोनेंशियली बहुत ज्यादा नंबर में बढ़ जाती है। क्लियर? और ये ज्यादातर लैब कंडीशंस में होती है। ये ग्रोथ कहाँ होती है? लैब कंडीशंस में होती है। जैसे कि हम कल्चर फ्लास्क है, कल्चर फ्लास्क में कोई बैक्टीरिया ग्रो करा रहे हैं, उसमें हमने उसको शुगर का सोल्यूशन दे दिया। जैसे हम यीस्ट ग्रो कराते हैं, थोड़ा सा यीस्ट पाउडर हमने शुगर सोल्यूशन में डाल दिया और यीस्ट को हमने उसको शुगर सोल्यूशन से एनर्जी मिल रही है, वो अपने नंबर बढ़ा रही है, उसमें वो लार्ज नंबर में ग्रो होने लगती है। स्टार्टिंग में उसे टाइम लगेगा, बट फिर एक बार अपना पॉपुलेशन अचीव करते हैं फिर वो ज्यादा जल्दी जल्दी, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, बहुत नंबर के हिसाब से बहुत ज्यादा अमाउंट में दे रखे हैं। कंडीशंस क्या है, आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है। उसमें उसका कोई और प्योर यीस्ट कल्चर हो रहा है, उसमें कोई और चीज मिक्स नहीं है। समझ रहे हो? Yes, ma'am. एक कल्चर फ्लास्क में कोई एक ही ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा है, उसके पास बहुत एम्पल फूड है, तो वो उसकी पॉपुलेशन, उसकी नई ऑफस्प्रिंग बडिंग करके यीस्ट बहुत सारे सेल्स बना लेगी आराम से, एंड द ग्रोथ विल बी एक्सपोनेंशियल। एंड इक्वेशन इसकी क्या रहेगी, टाइम के रिलेशन में निकालेंगे। रेट किसी भी चीज की वैसे भी क्या होती है, डिवाइड बाय टाइम इज अ पर यूनिट थिंग। तो रेट इज द पर यूनिट टाइम। तो अगर हम चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी यानी dn अपॉन dt करते हैं, चेंज इन टाइम इंटरवल, वी गेट अ population growth we can say value rn equal to rn। ठीक है, जहां पर r क्या होता है, ये आपका एक फैक्टर है r, जिसे बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर r, एंड इसका फॉर्मूला होता है b माइनस डी यानी कि बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। ठीक है, तो बर्थ रेट माइनस डेथ रेट आर का, या हम कह सकते हैं आर का नेम जो है वो है बायोटिक पोटेंशियल, और ये हर ऑर्गेनिज्म के लिए एक कांस्टेंट की तरह होता है। इसकी एक वैल्यू फिक्स होती है। कोई पर्टिकुलर स्पीशीज का प्लांट है, कोई पर्टिकुलर स्पीशीज का एनिमल है, ठीक है, उनके लिए आर की वैल्यू, इंसेक्ट है, इंसेक्ट के लिए आर की वैल्यू, सबके लिए थोड़ी फिक्स होती है। ये कांस्टेंट होता है बी माइनस डी का। इज इट क्लियर? तो B minus D is Yes, the ma'am. biotic potential, एंड इसमें हर एक ऑर्गेनिज्म का बिकॉज ऑफ द कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म वो अपनी लाइफ टाइम में बनाता है, उसका जेस्टेशन पीरियड कितना है, तो वो होता है R, बर्थ माइनस डेथ रेट। तो सिंपल सा फॉर्मूला बन गया कि dn by dt and equal to small r or into capital N. When a population shows exponential growth, the curve plotted with n in relation to time assumes J shape. और जब पॉपुलेशन की ग्रोथ को हम एक कर्व के फॉर्म में रिलेट करके बना रहे हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी जहां पर हमने y एक्सिस में रख दी और x एक्सिस पे हमने क्या रख दिया, टाइम, तो वो कौन सा कर्व बन गया, J कर्व बन गया। इट इज मेड इनटू अ J कर्व। एंड दूसरा साइड में हम एक और कर्व देख पा रहे हैं, एस शेप का कर्व, वो नेक्स्ट ग्रोथ रेट का मॉडल है, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। ठीक है, जहां पर ये जो मैं आपको पहले भी ग्राफ समझा रही थी कि जब रिसोर्सेज एम्पल में होंगे तब जे शेप का कर्व बनेगा। और यहाँ पर एक और लेटर यहाँ के देख रहे हो आप, पॉपुलेशन डेंसिटी किसी भी जगह की एक, उसमें एक और कांस्टेंट भी होता है जो के से रिप्रेजेंट होता है, एंड दैट इज कैरिंग कैपेसिटी, इसीलिए उसको के भी नाम दिया है।
इट इज अ कैरिंग कैपेसिटी, मतलब कोई एक इकोसिस्टम पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए कितना स्पेस उसके पास है, कितना मैक्सिमम नंबर उस पॉपुलेशन डेंसिटी का वो एरिया कैरी कर सकता है, इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। तो कैरिंग कैपेसिटी एक कह सकते हैं रफली एक लिमिट है, maximum number of organism that can be supported by any ecosystem is its carrying capacity। नॉर्मल कंडीशन में ये फिक्स्ड होती है, पर आप देख रहे हो जे कर्व को तो कैरिंग कैपेसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो उसके आगे भी बढ़ रहा है। तो ये जे हुआ, ये एक्सपोनेंशियल हुआ, और इट इज नॉट अफेक्टेड बाय कैरिंग कैपेसिटी, इट कैन ग्रो हायर देन द कैरिंग कैपेसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो सकती है, ठीक है। जैसे मैंने बताया आर्टिफिशियल कंडीशन में ये बनता है, पर वहीं पर साइड में जो एस कर्व है वो कैरिंग कैपेसिटी पर आकर फिर क्या हो गया, परमानेंट हो गया, वो कैरिंग कैपेसिटी पे आके स्टेशनरी कर्व बन गया। स्टेशनरी मतलब अब वो इंक्रीज नहीं हो रहा। तो लॉजिस्टिक कर्व वहीं पर रियल लाइफ सिचुएशन का ग्रोथ रेट एक्सप्लेन करता है, जब नेचर में कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा है। कि नेचर में रिसोर्सेज कभी भी अनलिमिटेड नहीं होते, और नेचर में हमेशा ऑर्गेनिजम्स इंटर रिलेशन में रहते हैं। दैट मीन्स वो आपस में एक दूसरे की पॉपुलेशन पे चेक रखते हैं। अगर टाइगर है तो टाइगर डियर की पॉपुलेशन पे चेक रखता है, पॉपुलेशन डियर की प्लांट की पॉपुलेशन पे चेक रखती है, ओवर कह सकते हैं ग्रासेस ना ग्रो हो जाएं ज्यादा, क्योंकि वो खाते हैं उनको, ठीक है। तो एक तरह का ऑर्गेनिज्म फूड चेन में दूसरे से कंट्रोल किया जाता है, एंड दैट इज द रिलेशन ऑफ द, we can say, the logistic and the exponential. के exponential is artificial situation and in the lab, whereas the logistic is the real life situation, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल को दूसरा ग्रोथ मॉडल जो मैंने भी बताया रियल लाइफ में, इसमें भी स्लो, स्टार्टिंग में स्लो ही है ग्रोथ कर्व, बट यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्टली रिलेटेड हुई और फिर स्टेशनरी हो गई, इट बिकम स्टेशनरी लेटर, ठीक है। अब लॉजिस्टिक ग्रोथ के पॉइंट क्या है, नो पॉपुलेशन कैन कंटिन्यू टू ग्रो एक्सपोनेंशियली एज द रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी बिकम एक्सटिंक्ट एट सर्टेन पॉइंट। कुछ पॉइंट पे जाकर रिसोर्सेज अवेलेबल क्या हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, तो कोई भी पॉपुलेशन अनलिमिटेड मैनर में ग्रो नहीं हो सकती। और इसके और क्या पॉइंट्स हैं, you want to read then you can read, I want you to read logistic curve। इसके पॉइंट पढ़ो मोनिशा। मैम बैकग्राउंड में शोर हो रहा है पर तुमको बोल रही हूँ इसी वजह से कि तुम रीड करो यहाँ से लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। logistic growth model. No population can continue to grow exponentially as the resource availability become limiting at certain point of time. It is described by the equation dn divided by dt equals to rn k minus n divided by k. N, where n is the population density at time, r is intrinsic rate of natural increase, k equals to carrying capacity। तो यहाँ पे लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल है जहाँ पर नो पॉपुलेशन कैन बी कंटिन्यू टू ग्रो एक्सपोनेंशियली एज द रिसोर्स अवेलेबिलिटी बिकम लिमिटिंग। कोई भी पॉपुलेशन ज्यादा लिमिट से बाहर वो नहीं कर सकती ग्रो लॉजिस्टिक में, क्योंकि रिसोर्सेस क्या होने लगते हैं, कोई भी रिसोर्स हो, स्पेस हो, फूड हो, वो कोई भी रिसोर्सेज हो, वो लिमिट होने लगते हैं कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। थोड़े पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो रिसोर्सेज पूरे नहीं होते उन लोगों के पॉपुलेशन को फीड करने के लिए, उनके वर्क पूरे कराने के लिए। तो ये लॉजिस्टिक कर्व इसीलिए इस तरह का है कि इस तरफ पॉपुलेशन डेंसिटी n दी हुई है y पे और x पे दिया हुआ है टाइम। तो टाइम के साथ साथ कैरिंग कैपेसिटी रीच होने के बाद पॉपुलेशन डेंसिटी में एक लेवल k आएगा, k रीच होने के बाद
के का पूरा एक वैल्यू है, तो यहाँ से चलेगी ग्रोथ, पहले स्लो होगी फिर एक्सपोनेंशियल हो जाएगी और यहाँ जाके स्टेशनरी हो जाएगी। तो ये एक ऐसा कर्व बना जो एस शेप का है। कैसा है? एस शेप का। ठीक है, हम ऐसे एस बनाते हैं ना, ये कुछ इस तरह का टिल्टेड कह सकते हैं एस शेप का कर्व होता है, लॉजिस्टिक कर्व। एंड इसका भी फॉर्मूला इधर तो सेम ही दिख रहा है, dn/dt, बट यहाँ पर एक और चीज क्या ऐड हुई, rn में मल्टीप्लाई में ऐड हुआ k माइनस n अपॉन k, k माइनस n डिवाइड बाय k। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ये सब वैल्यूज दी हुई हैं, इनको पॉपुलेशन, आप जो भी फॉर्मूला लिखते हो उसे ब्लॉक करके और उसके अंदर ब्लॉक के बाद उसके वैल्यूज बताते हो कि n क्या है, r क्या है, k क्या है। और यहाँ पर दोबारा से इस फॉर्मूले को करके रखा हुआ है कि rn dn/dt इज इक्वल टू rn k माइनस n बाय k। क्लियर? Now life history variations, evolution of population aims at improving the reproductive fitness to the maximum their habitat। मतलब जो वेरिएशंस होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, इवोल्यूशन का सोर्स है वो, उन्हीं वेरिएशन की वजह से ही धीरे धीरे करके स्पीशीज क्या होती हैं और अच्छी बनती जाती हैं। ठीक है, इम्प्रूवमेंट का स्कोप है एक वेरिएशन। जब भी कोई सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग प्लांट होंगे, वो अपने आप को इम्प्रूव कैसे करते हैं, दे इम्प्रूव देम by the various variation which they means which naturally come in their DNA में जो variations आते रहते हैं because of the DNA errors during the replication of the DNA, because of the various we can say factors which can do the genetic variation। Recombination is one of the factor, आपने genes में पढ़ा है, crossing over, new gene combination formation। और इन रिकॉम्बिनेशन की वजह से ऑर्गेनिज्म और सूटेबल होते रहते हैं अपने हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए। बहुत सारे बर्ड ऐसे होते हैं, मैमल्स ऐसे होते हैं जो कि ब्रीड करते हैं मैनी टाइम्स ऑफ देयर लाइफ टाइम, बहुत अपनी लाइफ टाइम में बहुत बार वो ब्रीडिंग करते हैं, बहुत सारे प्रोजेनीज वो रिलीज करते हैं। तो लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन भी उससे रिलेटेड है, पॉपुलेशन से रिलेटेड है कि कौन ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो ज्यादा प्रोजेनीज रिलीज करते हैं और कौन ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो लाइफ टाइम में बहुत कम बार रिप्रोडक्शन करके कम प्रोजेनीज लीव करते हैं। क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. नाउ अकॉर्डिंग टू द इकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, जो इकोलॉजिस्ट होते हैं स्टडी करने वाले साइंटिस्ट जो कि इकोसिस्टम को पढ़ते हैं, ऑर्गेनिजम्स की लाइफस्टाइल पढ़ते हैं, उनके अकॉर्डिंग लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व्ड, ये भी क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं इन रिलेशन टू द कंस्ट्रेंट्स इम्पोज्ड बाय द बायोटिक एंड द एबायोटिक फैक्टर इन द हैबिटेट। मतलब कोई ऑर्गेनिज्म का ब्रीडिंग टाइम और ब्रीडिंग के वी कैन से नंबर्स, कितने नंबर में अपने लाइफ टाइम में कितने नंबर में वो ब्रीड कर पाएंगे, कितने बार वो प्रोजेनीज सेक्सुअली बना पाएंगे, वो चेंज हुआ है, वो भी इवॉल्व हुआ है, वो भी धीरे धीरे चेंज हुआ है इन रिलेशन किसकी वजह से, बायोटिक फैक्टर्स की वजह से, इन एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से, उनके हैबिटेट में जो भी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनकी वजह से लाइफ हिस्ट्री में भी वेरिएशन आई है ऑर्गेनिज्म के। ये देखा गया, इकोलॉजिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया। यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, ma'am. अब हमारा टॉपिक आता है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इसमें से हमेशा एग्जाम में ऐसे तो हमारी एनसीईआरटी के ज्यादातर टॉपिक सारे ही कहते हैं एनसीईआरटी पूरी लर्न कर लो, क्योंकि कोई भी टॉपिक आ सकता है पेपर में। बट पॉपुलेशन इंटरेक्शन इसीलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इकोसिस्टम एक इंटर रिलेशन है ऑर्गेनिजम्स का उसके इन्वायरमेंट से। तो जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, सॉइल से, टेम्परेचर से, वाटर से, और कैसे पॉपुलेशन रिसोर्सेस को यूज करके ऑर्गेनिज्म अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहा था, यानी एबायोटिक फैक्टर्स का उसके ऊपर असर।
दूसरा मेजर जो इंटरेक्शन है वो बीच में है दो ऑर्गेनिजम्स के, स्पीशीज ए स्पीशीज बी, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म आइसोलेशन में नहीं रह सकता, उसको हवा पानी जमीन सब चीज उसका उससे इंटरेक्शन है, उसका तालमेल है, और उसका आपस के दूसरे ऑर्गेनिज्म से भी तालमेल है। तो अब जैसे कि मैंने बात करी कि जो भी शेर चीता ये है वो हिरन को खाएंगे, हिरन घास को खाएंगी, तो आपस में इनका स्पीशीज का क्या होता है, हमेशा इंटरैक्शन। इसी इंटरैक्शन को क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन इंटरैक्शन। क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Are you there? Now read the definition of population interaction and two types of interaction, interspecific, intraspecific. Read about it. Population interactions. Living organisms interact in various ways to form biological communities. Interspecific interactions. It is the interactions of population of two different species. Intraspecific interactions. It is the interactions of individuals of the same species. The intersections are following types. Interaction. Interaction, better interaction. Interaction. Predation. Species A positive, species B negative. Competition. Species A negative, species B negative. Parasitism. Species A positive, species B negative. Commensalism. Species A positive, species B O. O कहेंगे मैम इसको जीरो. इसको जीरो बोलेंगे, जीरो. Zero. Commensalism. Species A negative, species B zero. Mutualism. म्यूचुअल होता है ना, Mutualism. म्यूचुअलिज्म. Yes, ma'am. Both species positive. हाँ, इसका मीनिंग क्या हुआ, इनका इंटरेक्शन का एक तो दो तरह के इंटरेक्शन का मीनिंग क्या हुआ. इंटर स्पेसिफिक मीन्स इंटरस्पेसिफिक मीन्स दो अलग अलग पॉपुलेशन, जैसे मैं बोल रही थी शेर और हिरन. हिरन अपना अलग जीव है, शेर अपना अलग जीव है. उन दोनों के स्पीशीज के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है कि एक तो खाया जाता है और एक उसको खाता है. ठीक है, उनके बीच में कैसा रिलेशन हो गया, प्रीडेशन का. प्रे और प्रीडेशन का रिलेशन हो गया. कौन सा रिलेशन हो गया? Predation. एक स्पीशीज को तो फायदा, एक का तो पेट भर रहा है, वो उसे खा ले रहा है, और एक स्पीशीज तो मर गई. ठीक है, तो एक के लिए माइनस, एक के लिए पॉजिटिव. अब इंट्रा स्पेसिफिक क्या है, विद इन सिंगल स्पीशीज. अगर मान लो किसी जंगल में बहुत तरह के हिरन है, अब बहुत तरह के हिरन तो सारे जंगल की घास खाएंगे ना, तो उनका आपस में भी थोड़ा क्या होगा, टकराव होगा. वो क्या होंगे, एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म है, इस वजह से एक ही खाने के लिए लड़ेंगे, एंड दैट इज माइनस माइनस. दोनों को ही नुकसान होगा, उससे किसी को फायदा नहीं होगा. हालांकि अगर वो अपना खाने का टाइम बदल दे, कोई तरह के और खाने के पौधे बदल दें, कोई अलग तरीके का पौधा खाए, दूसरा दूसरी तरह का पौधा खाए, तो वो साथ में रह सकते. ठीक है, तो इंटरस्पेसिफिक में क्या होता है, कंपटीशन हो जाता है एक ही जैसी स्पेस. अब शेर होंगे, बहुत सारे शेर एक ही जगह रह रहे हैं, तो वो भी क्या करेंगे, शिकार के लिए लड़ेंगे, एक दूसरे से, एक दूसरे को बाहर भगाएंगे दूसरी तरफ. Yes, तो ma'am. वो भी क्या होगा, कंपटीशन होगा. इसीलिए शेर का एक अपना इलाका होता है, 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर में एक शेर उसी की फैमिली रहती है, वहां और कोई नहीं रहता, ताकि उसको खाने को बिल्कुल आराम से मिल सके. नेक्स्ट फिर हो जाता है पैरासाइटिज्म. ये तो आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो. मतलब एक ऑर्गेनिज्म पैरासाइट होता है जो परजीवी होता है, छोटा होता Yes, है, और ma'am. वो होस्ट पे रहता है.
तो उसको तो फायदा होता है, जैसे छोटे छोटे उसको पेट में कीड़े हो जाते हैं, वो कीड़े हमारे अंदर रहते हैं, हमारा खाना पीना खा जाते हैं, हमको खाना को वो नहीं मिलता, पोषण नहीं मिलता, और हमारी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है इम्यूनिटी। तो पैरासाइटिज्म में ऐसा होता है। कमेंसलिज्म में क्या होता है, कमेंसलिज्म में प्लस है और जीरो है, एक को तो फायदा हो रहा है पर दूसरे को कुछ भी नहीं हो रहा, ना फायदा हो रहा ना नुकसान हो रहा उसको। तो ऐसी रिलेशन भी देखी जाती है नेचर में कमेंसलिज्म टाइप की, और इनको ही हमें पढ़ना है एक एक करके, ठीक है। ये दो डिफरेंट स्पीशीज में होती है कमेंसलिज्म। जैसे कि कोई एक क्लाउन फिश नाम की फिश है जो कि हर्मिट क्रैब के अंदर, सी एनेमोनी के अंदर जाके छुपती है, बिकॉज सी एनेमोनी के टेंटिकल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो वो उसको तो छुपने का अपनी बड़ी बड़ी मछलियों से छुपने का मौका मिल जाता है। और सी एनेमोनी थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा भयानक सा रहता है, उसके पास कोई बड़ी फिश नहीं आती है और उसके पास स्टिंजिंग सेल्स भी हैं यहाँ, तो इस वजह से उसके अंदर पॉइजनस स्टिंजिंग सेल्स होते हैं। तो सी एनेमोनी से दूसरी फिशेस दूर रहती हैं, इस वजह से क्लाउन फिश आके, बहुत छोटी सी फिश है क्लाउन फिश, वो वहां पर घूमती रहती है, उसको तो फायदा होता है, वो बच लेती है, और दूसरे उसको सी एनेमोनी को ना फायदा होता ना नुकसान होता। और अमेंसिलिज्म में क्या है, नेगेटिव और जीरो है, एक को नुकसान हो रहा है, दूसरे को कुछ भी नहीं हो रहा, ना फायदा हो रहा ना नुकसान हो रहा है, ऐसा भी देखा जाता है, ठीक है, नेगेटिव और जीरो। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। ये मैं यहाँ से तो अनम्यूट ही हूँ बेटा, आई एम अनम्यूट ओनली, व्हाई माय वॉइस इज नॉट कमिंग। Am I not audible? सुनाई दे रही हूँ मैं, नहीं दे रही हूँ? यस मैम आ गई। हाँ, तो मैं ये बता रही थी, पैरासाइटिज्म का तो आपको पता चल गया कि वॉर्म को फायदा होता है और दूसरी स्पीशीज को नुकसान, होस्ट को नुकसान यस होगा। मैम। कमेंसलिज्म में एक को फायदा होगा और दूसरे को क्या होगा, कुछ भी ना, ना फायदा होगा ना नुकसान, जीरो उसका रोल है। एमेंसिलिज्म में क्या होगा, एक को नुकसान होगा और दूसरे को ना फायदा ना नुकसान। इफेक्ट है ये, ऑन प्लस माइनस इफेक्ट दिखा रहे हैं उस ऑर्गेनिज्म का के ऊपर। मैम म्यूचुअलिज्म, अमेंसलिज्म का एग्जांपल क्या था? कमेंसलिज्म का बताया था कि ऐसे कुछ, जैसे आपने देखा होगा कि अंडर वाटर लाइफ ऐसी लाइफ है कि जहाँ पर, और इवन लैंड लाइफ भी ऐसी है कि सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से रिलेटेड है, दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो कमेंसलिज्म में अगर वेल है, वेल बहुत बड़ी मछली है, वेल के पास कुछ ऐसी फिशेस होती हैं, छोटी फिशेस जो सकिंग माउथ की होती हैं, स्मॉल फिशेस होती हैं, वो क्या करती हैं, अपने सकिंग माउथ से वेल के उसके ऊपर, वेल के बॉडी के ऊपर चिपक जाती हैं, और जहां जहां वेल मूव होती है वहां पर जाकर फिर हट जाती हैं। तो वो ट्रांसपोर्ट के लिए वेल को यूज करती हैं, कमेंसलिज्म करती हैं, उनको तो फायदा हो जाता है, वेल को ना फायदा होता है ना नुकसान होता है उनके जाने से। तो वेल ट्रेवल करती है, उसके साथ साथ वो भी चली जाती है। एक और एग्जाम्पल है जो आपकी बुक में है क्लाउन फिश का, कि क्लाउन फिश सी एनेमनी के टेंटिकल्स के आसपास घूमती रहती है, क्योंकि सी एनेमनी के अंदर स्टिंजिंग सेल्स होते हैं, पॉइजनस सेल्स होते हैं, तो वो दूसरी मछलियां सी एनेमनी से दूर रहती हैं, पर क्लाउन फिश क्योंकि थोड़ी स्मॉल है साइज में, तो वो उस बड़ी मछलियों से बचने के लिए सी एनेमनी का साथ लेती है। उसे तो फायदा होता है पर सी एनेमनी को कुछ भी नहीं होता, ना फायदा होता ना नुकसान। एमेंसिलिज्म में इसी का अपोजिट है, कमेंसलिज्म का उल्टा है एमेंसिलिज्म, एक को इसमें नुकसान होगा, दूसरे को ना फायदा होगा ना नुकसान होगा, ठीक है। यस मैम। म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा होगा। अभी तो आपको भले ही इतना सा क्लियर नहीं हो रहा, बट यहाँ पर सिर्फ ये टेबल ये दिखा रहा है कि स्पीशीज का इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट किस कौन सी स्पीशीज का है, नेगेटिव इफेक्ट किस स्पीशीज का है, आपस में इनका कैसा सिंबल बना। आगे एक एक करके यहाँ पर
पूरे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। प्रिडेशन का एग्जाम्पल क्या दिया है, ये इंटरस्पेसिफिक होगा। प्रेडेटर एक स्ट्रॉन्ग एनिमल होगा जो किल करेगा प्रे को, जो एक वीक एनिमल होगा। इसमें एक स्पेशीज बेनिफिट करेगी, दूसरी क्या होगी, हार्म्ड होगी। ये एक ट्रांसफर का तरीका है एनर्जी का। लोअर जो एनिमल्स हैं वो बड़े एनिमल से खाए जाते हैं। लोअर एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू हायर ट्रॉफिक लेवल बाय द मीन्स ऑफ प्रिडेशन। प्रेडेटर प्रे की पॉपुलेशन को चेक में भी रखता है, कंट्रोल रखता है, अदरवाइज प्रे की पॉपुलेशन क्या हो जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए, उसकी डेंसिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए, फिर वो भी क्या करेगी, इकोसिस्टम को इम्बैलेंस करेगी। क्लियर? यस मैम। ये सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर बैलेंस की तरह ही काम करते हैं। इंटरैक्शन एक दूसरे के लिए बैलेंसिंग के हैं। समटाइम प्रेडेटर आर यूज्ड एज बायोलॉजिकल कंट्रोल। ये तो आपने 10th चैप्टर में ह्यूमन माइक्रोब्स में पढ़ा भी है कि कुछ ऐसे इंसेक्टिसाइड बनाए जो खुद इंसेक्ट्स ही हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट जो दूसरे इंसेक्ट्स को खाते हैं, उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखते हैं। वो कैसे हैं, वो बायो कंट्रोल की तरह काम कर रहे हैं। कुछ बड़े इंसेक्ट जो छोटे इंसेक्ट्स को वो कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख भी रहे हो, लेडी बर्ड्स छोटे छोटे एफिड्स को खा रही है। हालांकि यहाँ माइक्रो बड़ा करके दिखा रखा है, इमेज को बहुत बड़ा करके, पर ये खाती है उनको। तो लेडी बर्ड इज यूजफुल टू कंट्रोल द एफिड्स। ड्रैगन फ्लाइज भी को भी कंट्रोल कर, ड्रैगन फ्लाइज मस्किटोस को खा लेती हैं। लेडी बर्ड्स एफिड्स को खाती हैं। ग्रीन कलर के जो छोटे से घुनके नहीं होते, सरसों पे चिपकते हैं, जो बहुत छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, सरसों Yes. उड़ने लगेंगी, उनके उड़ने लगेंगे हवा में, ये इनको खाती हैं लेडी बर्ड्स। और ये ड्रैगन फ्लाई है, ये किसको खाती है, मॉस्किटोस को खाती है। ये जब बारिश हो रही थी, ग्राउंड में बहुत सारी ड्रैगन फ्लाईज उड़ रही थी, बिकॉज ग्राउंड में पानी भर जाता था, यहाँ पे मच्छर उगने लगते थे। अपने आप ड्रैगन फ्लाईज आ गई, उनका पॉपुलेशन क्या हो गया, कंट्रोल हो गया। तो ये एक तरह की ऑर्गेनिज्म दूसरी तरह के ऑर्गेनिज्म पे क्या होते हैं, बैलेंस। बैलेंस करने के लिए प्रिडेशन करते हैं ये। आगे हम देखेंगे प्रे स्पीशीज को भी इवॉल्व करना पड़ेगा अपने आप को। उनके पास भी कुछ ऐसा नहीं है कि प्रे स्पीशीज के पास कोई भी बचने के साधन नहीं है। अब हिरन अगर थोड़ा चौकन्ना होगा और वो अगर पहले भाग लिया शेर से, तो वो अपनी जान बचा सकता है। वो टाइम का ही फर्क है बस, कि कौन ज्यादा वो है होशियार, उससे वो अपने आप को बचा सकता है। ठीक है? तो प्रे स्पीशीज के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिससे वो अपना बच सकते हैं शिकार होने से। क्योंकि जैसे सर्टेन इंसेक्ट्स हैं और कुछ ऐसे स्पीशीज हैं, फ्रॉग के भी हैं, इंसेक्ट्स के भी हैं, वो अपना रंग कैसा कर लेते हैं। कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो पहचान में भी नहीं आएंगे, कहीं पे बैठे हुए हैं तो दिखेंगे भी नहीं कि उन्होंने क्या डेवलप किया है, ऐसा कलर डेवलप कर लिया है, अपनी ऐसी शेप बना ली है कि वो बिल्कुल बैकग्राउंड में क्या हो जाएंगे, मैच हो जाएंगे। और इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज कहते हैं, क्रिप्टिक कलरेशन कहते हैं। कैमोफ्लेज का मीनिंग ये है कि क्रिप्टिक कलरेशन, अलग ऐसी डिफरेंट ब्राइट कलरेशन जो कि बैकग्राउंड में मैच हो। तो ये भी प्रिडेशन से बचने का तरीका है। मोनार्क बटरफ्लाई का एग्जांपल इसमें आता है। ये अपने टेस्ट की वजह से, डिस्टेस्टफुल होने की वजह से ये बचती है। इसने अपने आप की ऐसी अडेप्टेशन करी है कि इसका टेस्ट ही इतना खराब होता है कि इसे कोई खाए ना। और ये टेस्ट ये डेवलप क्यों करवाती है, ये खुद कैटरपिलर स्टेज में एक ऐसे वीड को खाती है, एक ऐसे घास को खाती है कि ये इस तरह की इसमें ऐसी केमिकल बनने लगता है कि जो इसका टेस्ट खराब हो जाता है। ये फिर बड़ी होके बच जाती है। मोनार्क बटरफ्लाई, ये वाली जो बटरफ्लाई है, ये फिर बड़ी हो जाती है, जब बटरफ्लाई बन जाती है कैटरपिलर से, तो इसको कोई नहीं खाता बिकॉज ये डिस्टेस्टफुल होती है। इसके अंदर एक ऐसा स्पेशल केमिकल बन जाता है। ठीक है? हर्बीवोर क्या करें? आप सोचोगे चलो इंसेक्ट्स ने तो अपने बचने के लिए तरीके निकाल लिए, पौधों के पास क्या तरीके हैं जिससे वो बच सकते हैं? पौधे तो कहीं चलते फिरते भी नहीं है, एक ही जगह रहते हैं, तो उनके अंदर ऐसा, हाँ मैम कांटे होते हैं उनमें किसी किसी में। हाँ, कुछ पौधों में कांटे होते हैं, वेरी गुड।
थॉर्नी हैबिट उनकी होगी। एंड कुछ जो पौधे हैं वो भी ऐसे केमिकल्स बनाते हैं जिनकी जो फ्रेग्रेंस होती है बहुत कड़वी होती है। वो यानी कि पता चल जाता है सूंघने से, किसी उसके सामने आसपास कोई कीड़ा भी नहीं भटकता, क्योंकि उसमें ऐसी खुशबू आती है जो कि बहुत ज्यादा क्या होती है, डिसटेस्टफुल या डिस इरिटेटिंग स्मेल होती है। तो काफी ऐसे कीड़े उन तरह के प्लांट्स को नहीं खाते। कुछ ऐसे अबाउट 25% ऑफ द नोन इंसेक्ट्स हैं जो फाइटोफेगस हैं, जो फीड करते हैं प्लांट के रस को चूसते हैं। तो उनमें भी बचने के कुछ ना कुछ तरीके उन्होंने इवॉल्व करे हैं। यहाँ देख रहे हो आप, इंसेक्ट से बचने के लिए इवॉल्व करे हैं तरीके। Plants have developed certain morphological and chemical defense mechanism against herbivores. Example, thorns in bougainvillea and spines in acacia. तो जो थॉर्न वाली बात है वो तो यहाँ पे बता दिया कि ऐसे करके बोगनविला और अकेशिया, ये अकेशिया का पौधा है, ठीक है, ये बोगनविला का है। तो इसमें ऐसे तरह के बड़े बड़े कांटे होते हैं। इन पौधों को कौन जानवर खाएगा? कोई नहीं खा सकता, इतने बड़े बड़े कांटे हैं, कांटे खाएगा थोड़ी वो। कैलोट्रोपिस Yes. प्रोड्यूसेस अ हाईली पॉइजनस ग्लाइकोसाइड। मैं जो केमिकल की बात कर रही थी वो भी, कैलोट्रोपिस नाम का पौधा जो है, नीचे उसका डायग्राम दिया है, आंकड़े का पौधा होता है। ये अपने अंदर ऐसा जहरीला पदार्थ बनाता है खुद ही, कि जो एक पॉइजन होता है। इसे ना कोई जानवर खाता, ना इसे कोई कोई और खा सकता, बिकॉज जो खाता है फिर उसको दिल का दौरा पड़ सकता है। कार्डियक पॉइजन है इसके अंदर, हार्ट अटैक, हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट को बंद भी कर सकता है, पॉइजन रहता है इसमें, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे पौधे जो निकोटीन बना रहे हैं, जो कैफीन बना रहे हैं, क्यूनिन बना रहे हैं, स्ट्राइकनिन बना रहे हैं, ओपियम बना रहे हैं, ये तरह तरह के ड्रग्स के नाम है। हमने ड्रग वाला चैप्टर पढ़ा था ही, हेल्थ वाले चैप्टर में, ठीक है। ये जो नेक्स्ट पौधा क्योंकि दिखा रखा है वो किसका पौधा है? कैन यू आइडेंटिफाई? कैप्सूल जैसा दिख रहा है इसके अंदर, पॉपी प्लांट जिससे ओपियम बनती है, इसका कैप्सूल है ये। ऐसा डायग्राम आपको हेल्थ वाले चैप्टर में भी मिलेगा। ऐसे प्लांट्स हर्बीवोर्स के थ्रू खाए नहीं जाते। कंपटीशन, अब हम आ जाते हैं कंपटीशन में। इसको रीड करो, कंपटीशन को, रीड इट। रीड करो बेटा, कंपटीशन। Competition is an interaction among the individuals of same species, intraspecific, or between individuals of different species, interspecific. Competition between the individuals of same species is for same resources that are limited. In some cases, resources need not be limited for competition to occur. The feeding efficiency of one species might be reduced due to the interfering of the other species. Example, abundant tortoise in Galapagos Island become extinct within a decade after goats were introduced into the island. कंपटीशन इंटरैक्शन होता है इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज, ये भी दो तरीके का हो सकता है। अगर सेम स्पीशीज के लोगों के बीच में कंपटीशन है तो इंट्रा स्पेसिफिक हो सकता है, होता ही है। जो सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म, जो सेम स्पीशीज यानी कि जैसे कि बहुत सारे शेरों के बीच में हो गया कंपटीशन, बहुत सारे टाइगर के बीच में हो गया, तो वो तो एक ही ऑर्गेनिज्म के, एक ही स्पीशीज है। तो विद इन वन स्पीशीज अगर होगा कंपटीशन तो इंट्रा हो जाएगा, इंट्रा स्पेसिफिक। और अगर दो के बीच में हो रहा है, बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट, दो स्पीशीज के बीच में हो रहा है अलग अलग, तो वो क्या हो जाएगा? इंटर स्पेसिफिक। Interspecific. अब कार्निवोर टाइगर भी है, कार्निवोर लॉयन भी है, मान लो किसी जंगल में दोनों है, लॉयन भी है टाइगर भी है, तो इन दोनों के बीच का क्या हो गया? इंटर स्पेसिफिक। Interspecific.
इंटर स्पेसिफिक। बट अगर सिर्फ टाइगर के बीच में उस नेशनल पार्क में टाइगर पार्क है, वो तो ज्यादा टाइगर है, लॉयन एक भी नहीं है, तो फिर कौन सा होगा? इंट्रा तब स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक होगा। ठीक है। अब कंपटीशन बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज इज फॉर द सेम रिसोर्सेज आर लिमिटेड। कंपटीशन एक स्पीशीज के बीच में तो रिसोर्सेज का ही होगा। इन सम केसेस, कुछ केस में रिसोर्सेज नीड नॉट टू बी लिमिटिंग फॉर कंपटीशन टू अकर। इस किस केस में तो जरूरी नहीं है रिसोर्सेज लिमिटिंग ही हो, बिना कम कम भी रिसोर्सेज हो ज्यादा भी हो उससे भी कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि वो किस पे डिपेंड कर रहा है? रिसोर्सेज अगर जितने भी हो, फीडिंग एफिशिएंसी की वजह से भी कंपटीशन हो जाता है। क्योंकि अगर दो ऑर्गेनिज्म है, जैसे नीचे जो एग्जांपल दिया है, एबिंगडन टोर्टोइस का एग्जांपल दिया है और गोट का। अब टोर्टोइस भी, वो एबिंगडन टोर्टोइस जो है वो भी पत्ते खाता है, घास खाता है, गोट भी घास खाती हैं। पर क्योंकि बकरी जल्दी चढ़ती है घास, तो जो कछुआ होता है वो धीरे धीरे चरता है, तो उसकी वजह से कछुए ग्रो नहीं कर पाएगा और बकरियां अपने नंबर बढ़ा लेगी। समझ रहे हो? तो ऑन द बेसिस ऑफ फीडिंग एफिशिएंसी यस मैम। कंपटीशन इस तरह का भी होता है। यहाँ जब देखा गया एक आइलैंड पे अबिंगडन टॉर्टोइस बहुत ज्यादा थे, उस आइलैंड पे लाकर कुछ थोड़ी एक पॉपुलेशन गोट की रख दी गई। फिर कुछ दिनों बाद जब देखा गया, कुछ महीनों बाद, तो एबिंगडन टॉर्टोइस मर गए सारे, उनको घास नहीं मिली, घास ही नहीं खाने का वो मिला, सारी घास कौन चर गया? गोट। सारी घास गोट खा गई। तो एबिंगडन टॉर्टोइस इन गैलापागो आइलैंड बिकम एक्सटिंक्ट, खत्म ही हो गए बिल्कुल एबिंगडन टॉर्टोइस वहां से। क्लियर हो रहा है? यस मैम। It was due to the fact that goat had greater browsing efficiency than the tortoise. ब्राउजिंग करना मतलब ग्रेजिंग करने को भी ब्राउजिंग कहते हैं, खाना कुछ चीज। अनरिलेटेड ऑल्सो compete फॉर सेम रिसोर्सेज। कभी कभी जरूरी नहीं है कि यहाँ इस केस में तो दोनों घास खाते थे इसीलिए कंपटीशन हो गया, कभी कभी तो दोनों अलग अलग चीज खाएं तब भी कंपटीशन हो जाता है। ठीक है, अनरिलेटेड स्पीशीज भी हो तब भी। अच्छा, खाने को तो सेम ही है पर अनरिलेटेड स्पीशीज हैं, जैसे कि फ्लेमिंगो और फिश। फ्लेमिंगो बर्ड है और फिश क्या है? एक्वेटिक एनिमल है। फ्लेमिंगो एरियल एनिमल है। और वो तब भी दोनों किसको खा रही हैं? जूप में। फूड रिसोर्स सेम है, यहाँ पर भी कंपटीशन के लिए फूड रिसोर्स सेम होना जरूरी है। और यस। एक तो फूड रिसोर्स, और एक तो इसकी वजह से हो सकता है ब्राउजिंग एफिशिएंसी की। जो ऐसा कंपटीशन होता है जो ब्राउजिंग एफिशिएंसी और किसी की क्वालिटी की वजह से होता है, उसे इंटरफेयरिंग कंपटीशन भी कह सकते हैं। वो दूसरे में क्या कर रहा है? इंटरफेयर कर रहा है दूसरे के प्रोसेस में। ठीक है, यस interfering मैम। competition. Unrelated species and also the compete for the same resources. Example, flamingo fish compete for zooplankton. दोनों ही किसके लिए compete कर रहे हैं? ज़ूप्लैंक्टन। zooplankton के लिए compete कर रहे हैं। अनरिलेटेड स्पीशीज हैं ये रहे फ्लैमिंगोज बहुत सारे। ठीक है, तो ये जू प्लैंकटन के लिए फिशेस से compete करेंगे। कॉम्पिटिटिव रिलीज। तो अगर हम कॉम्पिटिटिव रिलीज नेम को देखें, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड बाय दिस? हम यहाँ पर कंपटीशन को क्या कर रहे हैं? खत्म कर रहे हैं, रिलीज करवा दे रहे हैं। उसका मतलब होता है कंपटीशन हटा दिया, कंपटीशन रिलीज। पढ़ो इसे, रीड करो, थोड़ा सा समझ में आएगा तुमको। Competitive release. A species whose distribution is restricted to a small geographical area because of the presence of a competitively superior species is called competitive release. These species is found to expand its distributional range dramatically when the competing species is experimentally removed. स्पीशीज जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम एरिया में ही रिस्ट्रिक्टेड है,
स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया में ही वो स्पीशीज मिलती है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव सुपीरियर स्पीशीज। और क्यों वो ऐसा हो रहा है, वो एक ही कोने में घुसी हुई है और उसी एरिया में ही, मतलब वो फ्लरिश स्प्रेड नहीं हो पा रही, बाय बिकॉज दूसरे सुपीरियर स्पीशीज ने उसे जगह ही नहीं दी है। ठीक है, तो ऐसी चीज को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। मतलब जो सुपीरियर स्पीशीज है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, उसको अगर हटा दिया जाए, मान लो अगर मैंने सुपीरियर स्पीशीज को ही हटा दिया, सुपीरियर स्पीशीज जो दूसरी वाली को एक कोने में ही डिस्ट्रीब्यूट करके रख रही थी, अगर मैंने उसी को रिमूव कर दिया सुपीरियर स्पीशीज को, तो क्या होगी, जो दूसरी वाली थी जो उसके वजह से ग्रो नहीं कर पा रही थी, स्पीशीज हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया, ये क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाए, इसका कंपटीशन रिलीज करने से इट कैन फ्लरिश। These species is found to expand its distributional range, ये अपनी रेंज को क्या कर लेगी, ड्रामेटिकली बहुत ज्यादा फिर बढ़ा लेगी। एंड व्हेन द कॉम्पिटिटिव स्पीशीज इज एक्सपेरिमेंटली रिमूव्ड, अगर इसकी सुपीरियर वाली को हटा दिया जाए तो। क्लियर क्लियर। जैसे मान लो जब एबिंगडम टोटोइज और गोट का एक्सपेरिमेंट देख रहे थे, बीच में आके कोई थोड़े देर, जब थोड़े से टोटोइस बचे थे, उस समय आकर सारी गोट्स को ले जाता उस आइलैंड पे से, तो वापस से क्या होते, अबेंडन टोटोइस क्या हो जाते, इंक्रीज हो जाते, अपना एरिया वापस से अबिंगडन टोटोइस क्या होते उस आइलैंड पे ग्रो हो जाते, क्योंकि उससे सुपीरियर जो गोट थी उन्हें अगर वापस ले जाते, उनको रिलीज ही तो किया था उनको एक्सपेरिमेंट के दौरान, उनको वापस ले जाते गोट्स को, तो अबिंगडन टोटोइस क्या हो जाते, बच जाते, एक्सटिंक्ट नहीं होते। क्लियर। ये एक साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया था, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उसने ये कहा था कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं और अगर वो सेम रिसोर्सेज के लिए कम्पीट कर रही हैं तो वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती साथ में। एंड द कॉम्पिटिटिव इंफीरियर वन, जो उनसे कमजोर वाला होगा, वो एलिमिनेट कर दिया जाता है सुपीरियर के दौरान। ठीक है, जो अच्छा ज्यादा फीडिंग एफिशिएंसी वाला है या जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है, वो लोअर वाले को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, क्योंकि वो अपना नंबर बढ़ाता रहता है। क्लियर। Yes, ma'am. तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हम लास्ट टॉपिक्स पे ही हैं, वी आर ऑन द लास्ट टॉपिक दिस पॉपुलेशन इंटरैक्शन की, जब हम एमेंसिलिज्म भी पढ़ लेंगे, कमेंसिलिज्म भी पढ़ लेंगे, पैरासाइटिज्म, तो ये इस चैप्टर का 13 चैप्टर का लास्ट टॉपिक ही है। बुक में आप देखिए, बुक में आप इसको अपने, मैंने जो पावर पॉइंट भेजा है, शेयर किया, उससे भी कनेक्ट करके पढ़ो, एनसीईआरटी से पढ़ो, और जो डाउट है वो भी मुझे बताओ। ठीक है। Okay, ma'am. और अपने लेवल पे भी नोट्स बनाते चलो और प्रिपेयर करते चलो। ठीक है।